नेताओं का पाखंड समझना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। एक रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर लिया था। 15 दिन तक पूरे मीडिया में चर्चा हुई थी, लेख लिखे गए थे, दलित बनाम संवर्ण पूरा एक एजेंडा चला था। हरियाणा में सीट के झगड़े में एक लड़के की हत्या हो गई। पूरे 15 दिन तक लिंचिंग पे बहस हुई। झारखंड में गौ तस्कर की हत्या हो गई। पूरे 15 दिन तक नेता भी बोलते रहे, मीडिया भी बहस करती रही। उत्तर प्रदेश के दादरी में एक गौ तस्कर की हत्या हो गई थी, लोग यूएन पहुंच गए थे। लेकिन भोपाल में एक परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। साइबर ठगी से परेशान होके भोपाल में 4 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। पिता ने पहले अपने दोनों बेटों को मारा, उसके बाद खुद ही पत्नी के साथ आत्महत्या कर लिया। भूपेंद्र विश्वकर्मा नाम है। विश्वकर्मा भी पिछड़ी जाति से होते हैं। मैं जाति इसलिए बता रहा हूँ, वैसे तो आत्महत्या के बाद किसी की जाति नहीं बताना चाहिए, लेकिन नेताओं के पाखंड को उजागर करने के लिए मैं भूपेंद्र विश्वकर्मा की जाति बता रहा हूँ। विश्वकर्मा पिछड़ी जाति में आते हैं। लेकिन न दलित बनाम संवर्ण हुआ, न लिंचिंग की तरीके पूरा प्रोपोगंडा हुआ, न मीडिया में डिबेट हुई, न उस पर चर्चा हुई, न किसी के घर पे बुलडोजर चला, कुछ भी नहीं हुआ, न किसी के ऊपर एनएसए लगा। और आत्महत्या कैसे किया? साइबर ठगी से परेशान होके। साइबर फ्रॉड करने वालों ने उनको पहले लोन का लालच दिया। जब उन्होंने लोन ले लिया, उनके ऊपर इतना दबाव बनाते रहे, ब्याज बढ़ता गया, पूरे परिवार की इज्जत को तार तार कर दिया। भूपेंद्र विश्वकर्मा के लैपटॉप को हैक कर लिया, सारा डेटा हैक कर लिया, मोबाइल को हैक कर लिया, पूरा डेटा हैक कर लिया। और भूपेंद्र विश्वकर्मा के पूरे रिश्तेदारों को कि भूपेंद्र ने लोन लिया है, ये चोर है, ये कर्ज है, ये है, कर करके सबको फ़ोन किया, एसएमएस किया, व्हाट्सएप किया। उस बेइज्जती से परेशान होकर भूपेंद्र विश्वकर्मा ने पहले अपने 2 प्यारे बेटों को मार दिया। आप गूगल करना, भूपेंद्र विश्वकर्मा साइबर फ्रॉड भोपाल, दोनों बेटों को मार दिया। 35 साल की पत्नी थी, उसको भी, और उसने भी आत्महत्या कर लिया। भूपेंद्र विश्वकर्मा खुद 38 साल के, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हर छोटी छोटी बात में पिछड़ों के रहनुमा, पिछड़ों की बात करने वाले, हम पिछड़ों के कल्याण करेंगे। समाजवादी पार्टी तो कहती हम तो दलितों पिछड़ों के ही रहनुमा हैं। लालू यादव की पार्टी कहती हम दलितों और पिछड़ों का कल्याण करेंगे। बहन मायावती कहती हम दलितों पिछड़ों का कल्याण करेंगे। स्टालिन कहते हैं हम दलितों पिछड़ों का कल्याण करेंगे। सोरेन कहते हैं हम दलितों पिछड़ों का कल्याण करते हैं। कांग्रेस तो पूरी तरीके से समय दलितवादी और पिछड़ावादी हो ही चुकी है। ये कहाँ चले गए दलितों पिछड़ों का रहनुमा, जब भूपेंद्र यादव ने दोनों बच्चों को मारा और खुद अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर लिया। एक ही परिवार के 4 लोगों ने एक तरीके से खत्म हो गए, पूरा वंश खत्म हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये जो पूरा साइबर फ्रॉड का धंधा है, क्या नेता खुद ही करवा रहे हैं? क्या ये पॉलिटिशियन खुद ही करा रहे? और नहीं करा रहे तो क्या इनका शेयर है उस साइबर फ्रॉड में? और अगर शेयर नहीं है तो साइबर फ्रॉड के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बनता? जिस तरीके से छोटी छोटी बात पे लोग जंतर मंतर पहुंच जाते हैं, गांधी जी की मूर्ति के सामने कर देते हैं, संसद ठप कर देते हैं, संसद में पर्चा फेंकना शुरू कर देते हैं। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए संसद में पर्चा क्यों नहीं फेंका जाता? साइबर फ्रॉड करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और उनको फांसी देने के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर संसद क्यों नहीं ठप होती है? साइबर फ्रॉड से सब परेशान है। साइबर फ्रॉड राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। फिर साइबर फ्रॉड करने वालों पे एनएसए क्यों नहीं लग रहा है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों नहीं लगता? एक बिहार का यूट्यूबर था मनीष कश्यप, उसके ऊपर एनएसए लग गया यूट्यूब, जबकि किसी ने आत्महत्या नहीं किया था, केवल खबर दिखाने पे। और यहाँ साइबर फ्रॉड के चक्कर में लोगों का पैसा लूट रहा है, धन भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है, इज्जत भी जा रही, परिवार भी जा रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इसके बावजूद साइबर फ्रॉड करने वालों पे एनएसए नहीं लगाते। साइबर फ्रॉड एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, उसमें एक व्यक्ति नहीं करता, कई लोग होते, पूरी चैन होती, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग होते। और ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए हमारे पास एक कानून है, गैंगस्टर एक्ट। साइबर फ्रॉड करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लगाते? साइबर फ्रॉड करने वाले पैसा कमाते हैं ना,
तो फिर इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून क्यों नहीं बन रहा है? साइबर फ्रॉड करने वालों को आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून क्यों नहीं बना? दुनिया के कई देशों में फांसी का कानून है, कई देशों में साइबर फ्रॉड पे फांसी का कानून है। मैं कह रहा हूं फांसी नहीं, अरे 50 साल सजा का कानून बनाइए। हर छोटी छोटी बात पे मैं दलितों का चिंतक हूं, मैं अच्छा ये नेता न करें समझ में आता है। ये लेखक बुद्धिजीवी जो सुबह से लेकर शाम तक ट्विटर पे ज्ञान देते रहते हैं, फेसबुक पे ज्ञान देते रहते हैं, अखबारों में आर्टिकल लिखते रहते हैं, जो कलमकार हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, कवि हैं, जो सुबह से शाम तक ज्ञान परोसते रहते हैं, ये ज्ञानी लोग क्यों नहीं साइबर फ्रॉड करने वालों को फांसी देने की मांग करते भाई? क्या इनको भी शेयर मिलता है क्या? ये साइबर फ्रॉड करने वाले भी इनको 10-20% अपना देते हैं क्या? ये क्यों चुप बैठे हुए? नेताओं को तो मिलता होगा, चुनाव लड़ने के टाइम में साइबर फ्रॉड करने वाले देते होंगे, इसलिए नेता मौन है, समझ में आ रहा है। ये पत्रकारों को क्या मिलता है जो साइबर फ्रॉड पे मौन है? किसी एक अखबार ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ इस लेख लिखा जब ये 4 लोग खत्म हो गए? किसी एक चैनल ने इस पे बहस किया कि भाई भोपाल में एक ही परिवार के 4 लोग खत्म हो गए, इस पे बहस तो होनी चाहिए कि साइबर फ्रॉड कितना बड़ा, कितना गंभीर इशू हो गया। इस देश की आम जनता लगता है कीड़े मकोड़ों के तरीके मर रही है, लेकिन न नेताओं को चिंता है, न बुद्धिजीवियों को चिंता है, न लेखकों को चिंता है। और छोटी छोटी बात पे सुओ मोटो लेने वाले हाईकोर्ट क्या कर रहा है? मध्य प्रदेश की राजधानी में 4 लोग खत्म हुए हैं। पिता ने पहले 2 लोगों को मारा है, फिर पत्नी के साथ आत्महत्या किया है। मैं तो कह रहा हूं हाईकोर्ट को सुओ मोटो ले लेना चाहिए था। सुओ मोटो लेके सरकार से पूछना चाहिए कि साइबर फ्रॉड रोकने पे क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मैं कितने विषयों पे पीआईएल करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पीआईएल की एक सीमा होती है, पीआईएल ड्राफ्ट करने में 1 सप्ताह का समय लगता है। मैं तो अपने अधिवक्ता मित्रों से निवेदन करता हूं, आप लोग अपने अपने हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल करिए। जब कोई बड़ी घटना हो तो और कुछ मत करिए, तो कम से कम पीआईएल करिए। अगर इस देश के हाईकोर्ट में जितने एडवोकेट्स हैं, अगर साल में 1 पीआईएल फाइल करना शुरू कर दें, डिसमिस होगी ना, खारिज होगी ना, अरे कम से कम जाएगा तो, जजों के सामने बात तो होगी, चर्चा तो होगी, कम से कम इस पर गंभीर बहस तो होगी। इसलिए दुर्भाग्यवश भ्रष्टाचार के मामले में सारे लोग अपने अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने पे, साइबर फ्रॉड को जड़ से खत्म करने पे न जुडिशरी अपनी ड्यूटी निभा रही है, न कार्यपालिका अपनी ड्यूटी निभा रही है, न सांसद विधायक अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, न जज अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और दुर्भाग्यवश लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वो भी अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है। भ्रष्टाचार इतनी गंभीर समस्या हो गई है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के कारण रोड एक्सीडेंट हो रहा है, सड़क खराब होती, रोड एक्सीडेंट होता, रोड एक्सीडेंट से लोग मर रहे हैं। साइबर फ्रॉड से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड के कारण लोग मर रहे हैं। इतना ज़्यादा करप्शन है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में ख़त्म हो जा रहे हैं। साइबर फ्रॉड के चक्कर में कितने सारे ऐसे, अभी तक ये पहला घटना नहीं, बहुत सी ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं, लेकिन लोग चिंतन नहीं कर रहे हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सकता। हर बीमारी का इलाज है, हर समस्या का समाधान है। लेकिन जैसे बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक नहीं होती, ऐसे समस्या की चर्चा करने से समस्या ठीक नहीं होती है। उसके मूल कारण पे जाना होता है, अस्थायी समाधान ढूंढना पड़ता है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में ना हमने पुलिस रिफॉर्म किया, पुलिस को एडवांस बनाया, ना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया, ना हमने कठोर कानून बनाया कि जो लोग फ्रॉड करें उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करके उनको आजीवन कारावास फांसी दे दो। ना हमने जुडिशल रिफॉर्म किया, कोर्ट में मुकदमा जाता भी है तो 10-20 साल 30 साल चलता रहता है। ना जुडिशल रिफॉर्म किया, ना हमने इलेक्शन रिफॉर्म किया। ये फ्रॉड करने वाले सांसद विधायक बन जाते हैं, साइबर फ्रॉड से पैसा कमाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को 50 करोड़ देके टिकट खरीद लेते हैं, उसके बाद सीधे संसद विधानसभा में चले जाते हैं। तो न इलेक्शन रिफॉर्म हुआ, न पुलिस रिफॉर्म हुआ, न जुडिशल रिफॉर्म हुआ, न घटिया कानूनों को बदला गया। और नतीजा ये हुआ कि भूपेंद्र विश्वकर्मा जैसे लोग आत्महत्या कर रहे हैं और ये पाखंडी नेता बस बतौलेबाजी कर रहे हैं।